हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इकोइज एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस इम्पोर्टेंट सेशन में जिसमें हम सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे। अगर आप सीयूईटी पीजी, गेट, आईआईटी जैम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ आंसर्स नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को भी डीपली समझेंगे ताकि आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकें। मैंने आपको लास्ट क्लास में सीयूईटी पीजी माइक्रोबायोलॉजी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल एक्सप्लेनेशन समझाया था। आज की क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू, यानी कि आपको लिस्ट वन दी है जिसमें आपको पैथोजन का नेम गिवन है एंड लिस्ट टू दी है जिसमें आपको डिजीज का नेम गिवन है। अब आपको इसमें मैच करके बताना है कौन सा पैथोजन कौन सी डिजीज को कॉज करता है। तो इसमें लिस्ट वन में आपको पैथोजन का नेम दिया गया है ओस्ट्रिलगोट्राइटिसी। तो ये डिजीज कॉज करता है लूज स्मथ ऑफ व्हीट। ये एक फंगल डिजीज है जो गेहूं और सीरियल्स को अफेक्ट करती है। सेकंड है आपका पुसिनिया, जो आपकी डिजीज कॉज करती है लीफ रस्ट। ये एक फंगस है पुसिनिया ट्राइटिसिनिया जो लीफ रस्ट डिजीज कॉज करती है। थर्ड वन आपका है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है ये पैथोजन। ये एक बैक्टीरियम है जो क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है। मेनली प्लांट्स में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। फोर्थ वन है फाइटोपिथोरा इन्फेस्टेंस। ये ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज कॉज करता है। ये इरिस पोटैटो फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल एक डेंजरस पैथोजन है जो पोटैटो क्रॉप को डिस्ट्रॉय करता है। आई बात समझ में? ये क्वेश्चंस आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो सही ऑप्शन बैठ रहा है वो है ए का थर्ड, बी का फोर, सी का वन एंड डी का थर्ड। इट मीन्स ऑप्शन वन विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकंड आपसे पूछा गया है एंजाइम्स एक्सेलरेट द रेट ऑफ सेलुलर रिएक्शंस बाय। एंजाइम कैसे सेलुलर रिएक्शन को फास्ट करते हैं? ऑप्शन वन दिया है इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, सेकंड इंक्रीजिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, थर्ड वन इज लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, फोर्थ वन इज डिस्टेबलाइजिंग ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एंजाइम्स होते क्या है। Enzymes acts as biological catalysts that speed up cellular reaction by reducing the activation energy required for reaction to proceed. एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो सेलुलर रिएक्शन को फास्ट करने का काम करते हैं और ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं जिससे रिएक्शन जल्दी हो जाती है। तो ऑप्शन वन था इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विच विल बी इनकरेक्ट। एंजाइम डू द अपोजिट, दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी टू मेक रिएक्शन अकर फास्टर। ऑप्शन सेकंड इंक्रीजिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ द सबस्ट्रेट, it is also incorrect. While enzymes are highly specific to their substrate, specificity alone does not accelerate the reaction rate. यानी कि सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी बढ़ाकर नो एंजाइम्स काम स्पेसिफिक होता है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिसिटी बढ़ाने से रिएक्शन फास्ट नहीं होता है। ऑप्शन थर्ड लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी विच इज करेक्ट। By stabilizing the transition state, enzyme allow the reaction to proceed more efficiently. Fourth one is destabilizing transition state intermediates. It means transition state intermediates को destabilize करके, which is also incorrect. Enzymes stabilize, not destabilize the transition state to facilitate the reaction. एंजाइम्स ट्रांजिशन स्टेट को डिस्टेबलाइज नहीं बल्कि स्टेबलाइज करता है ताकि रिएक्शन स्मूथली हो सके। तो इट मीन्स एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं जिससे रिएक्शन ज्यादा एफिशिएंटली और फास्ट होता है।
सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट साइक्रोफिल्स। साइक्रोफिल्स के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। देयर एंजाइम्स हैव ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देयर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स हैव हायर कंटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देयर एंजाइम हैव ग्रेटर पोलर अमाइनो एसिड कंटेंट्स। देयर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फंक्शंस एट लोअर टेम्परेचर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइक्रोफिल्स होते क्या है। साइक्रोफिल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड एनवायरनमेंट टिपिकली बिलो 15 डिग्री सेल्सियस। Their cellular structure and enzymes are adapted to function efficiently at low temperature. साइक्रोफिल्स कोल्ड लविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर बिलो 15 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं। इनके स्ट्रक्चर और एंजाइम्स में कुछ खास अडेप्टेशंस होते हैं जो उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करने देते हैं। तो ऑप्शन 1 था देयर एंजाइम्स हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ बीटा शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर। It is incorrect because cycrophyll's enzymes tend to have more alpha helix rather than beta sheets. इनके पास सबसे ज्यादा अल्फा हेलिक्स होते हैं rather than beta sheets. अल्फा हेलिक्स जो होते हैं ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं इन द कोल्ड कंडीशंस. Second is their cytoplasmic membrane have a higher content of unsaturated fatty acids. It means membrane में unsaturated fatty acid ज्यादा होते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होने की वजह से मेम्ब्रेन फ्लूइड रहती है जो लो टेम्परेचर पे भी रिजिडिटी अवॉइड करती है। ये अडेप्टेशंस मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। To maintain membrane fluidity at low temperatures, unsaturated fatty acids are more prevalent in psychrophiles. Unsaturated fatty acids prevent the membrane from becoming too rigid. Option C is their enzymes amino acid content. It is also correct. Psychrophiles enzymes have higher polar amino acids content, which helps in protein flexibility and activity at lower temperature. एंजाइम्स में ज्यादा पोलर अमाइनो एसिड्स होते हैं। पोलर अमाइनो एसिड्स प्रोटीन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती हैं जो लो टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी मेंटेन रखने में मदद करती हैं। ऑप्शन डी इज देयर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फंक्शंस एट लोअर टेम्परेचर। Transport proteins in cycrophiles are adapted to maintain efficiency at cold temperatures, ensuring proper nutrient uptake and waste removal. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन लो टेम्परेचर पे भी फंक्शन करती हैं। कोल्ड एनवायरनमेंट में भी न्यूट्रिएंट अपटेक और मेटाबॉलिक प्रोसेस स्मूथली चले, इसके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स स्पेशली अडेप्टेड होते हैं। सो फाइनल कॉन्सेप्ट इज साइक्रोफिल्स के एंजाइम्स और मेम्ब्रेन कोल्ड अडेप्टेशन के लिए मॉडिफाई होते हैं जिससे वो एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में भी सर्वाइव और फंक्शन कर सकें। तो इसका जो करेक्ट आंसर या फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 BCD, क्योंकि ए तो आपका गलत हो गया था। ए ऑप्शन में आपसे बीटा शीट पूछ लिया गया था, बल्कि अल्फा हेलिक्स होते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम्स एंड पफबॉल्स बिलोंग्स टू डैश डॉट 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 क्लास ऑफ फंजाई। इसमें आपसे पूछा गया है मशरूम और पफबॉल्स कौन सी फंजाई क्लास से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन 1 है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन 2 है बेसिडोमाइसिटीज, ऑप्शन 3 है फाइकोमाइसिटीज, ऑप्शन 4 है ड्यूट्रियोमाइसिटीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 वेसिडोमाइसिटीज। मशरूम और पफबॉल वेसिडोमाइसिटीज क्लास की फंजाई से बिलोंग करते हैं। ये क्लब फंजाई कहलाती हैं और इनकी कुछ खास करेक्टरिस्टिक होती हैं जैसे कि बेसिडिया। बेसिडिया यानी कि क्लब शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो बेसिडो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडो स्पोर्स के थ्रू होता है। इनके फ्रूटिंग बॉडीज कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे मशरूम, पफबॉल, ब्रैकेट फंजाई, रस्ट, स्मथ एक्सेट्रा। आया बात समझ में। अब
बाकी सारे ऑप्शंस इनकरेक्ट क्यों हैं? जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, ये एक सेक फंजाई होती है। जैसे ईस्ट मोरेल्स ट्रफल्स, इनके स्पोर्स एस्कस में बनती हैं, ना कि बेसिडियम में। सेकंड था आपका फाइकोमाइसिटीज, ये लोअर फंजाई होते हैं, जैसे राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, म्यूकर। ये जाइगोस्पोर्स या स्पोरेंजियोस्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर है आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज, इन्हें फंजाई इम्परफेक्टियाई कहा जाता है क्योंकि इनका सेक्सुअल स्टेज अननोन होता है, जैसे पेनिसिलियम और एस्परजिलस। मशरूम और पफोल बेसिडोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और बेसिडोमाइकोटा को बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका आपका राइट आंसर होगा बेसिडोमाइसिटीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन माइक्रोबायोम? इनमें से कौन सा ह्यूमन माइक्रोबायोम का फंक्शन नहीं है? नंबर वन, सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12। ऑप्शन टू, प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी। ऑप्शन थ्री, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ऑप्शन फोर, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। ह्यूमन माइक्रोबायोम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो गट बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है। सबसे पहले तो हमें यही जानना है कि माइक्रोबायोम होता क्या है। तो ह्यूमन माइक्रोबायोम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो गट बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है और हेल्थ मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम एक एक करके गिवन ऑप्शन को समझते हैं। पहला था सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12, तो ये करेक्ट फंक्शन है। गट बैक्टीरिया जैसे बैक्टीरियोइड्स और लैक्टोबैसिलस विटामिन B12 बनाने में मदद करते हैं। विटामिन B12 आरबीसी फॉर्मेशन और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए जरूरी होता है। सेकंड है आपका प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, माइक्रोबायोम इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं ताकि हार्मफुल और बेनिफिशियल माइक्रोब्स को डिफरेंशिएट किया जा सके। ऑप्शन थर्ड, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया हार्मफुल पैथोजन के साथ कॉम्पीट करते हैं, इन्फेक्शन होने से बचाते हैं। फोर्थ आपका सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इट इज नॉट अ फंक्शन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास से सिक्रेट होता है, ना कि माइक्रोबायोम से। हाँ, गट बैक्टीरिया ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं पर डायरेक्टली इंसुलिन नहीं बनाते हैं। तो ऑप्शन फोर, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, ये ह्यूमन माइक्रोबायोम का फंक्शन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन को लेके। तो नाइट्रोजिनेज इज द की एंजाइम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकंड बताया गया, द प्रोसेस इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रेट। द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सम प्लांट्स कैन आल्सो फिक्स नाइट्रोजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड, इट मींस ए, नाइट्रोजिनेस इज द की एंजाइम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, सबसे पहले तो यही समझना था। नाइट्रोजन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट मींस N2 को N3 में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है ताकि प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म इसे यूज कर सकें। अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। नाइट्रोजिनेस इज द की एंजाइम फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये करेक्ट है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के काम आता है। यह एंजाइम सिर्फ एनएरोबिक कंडीशन में काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में काम करेगा। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रेट, ये इनकरेक्ट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिर्फ नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट में नहीं। नाइट्रेट फॉर्मेशन एक अलग प्रोसेस है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ऑप्शन थर्ड है, द प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नाइट्रोजिनेस एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन मोस्टली एनएरोबिक कंडीशन में होता है।
प्लांट्स में लिग्यूम रूट नोड्यूल्स स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑक्सीजन से प्रोटेक्शन देते हैं। ऑप्शन डी, सम प्लांट्स कैन आल्सो फिक्स नाइट्रोजन, ये भी इनकरेक्ट है। प्लांट्स खुद नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते बल्कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, राइजोबियम या फ्री लिविंग बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजन फिक्स होता है। सो ऑप्शन टू इट मीन्स ए ओनली विल बी करेक्ट। आई होप आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छे समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है और ये एक एनाएरोबिक प्रोसेस है। अब आपको दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट वन लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको म्यूटेजन और एजेंट दिए गए हैं और लिस्ट टू में उसके फंक्शंस दिए गए हैं। तो ये देखते हैं। अब इसमें पहला जो हम एक एक करके म्यूटाजिन एजेंट है उसके फंक्शन को समझते हैं। पहला आपको जो म्यूटाजिन दिया गया है वो है क्लेस्टोजन, जो कि इसका क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है क्लेस्टोजन का, कॉजेज फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्लोस्टोजन्स वो एजेंट्स होते हैं जो डीएनए डैमेज करके क्रोमोसोम फ्रेगमेंटेशंस करते हैं। क्लेस्टोजन्स क्या होते हैं, वो एजेंट होते हैं जो डीएनए डैमेज करके क्रोमोसोम को फ्रेगमेंट करते हैं, जैसे कि रेडिएशंस हो गए, केमिकल लाइक बिलियोमाइसिन। ऑप्शन टू था ओन्कोजिन, ये इनका फंक्शन क्या होता है, इंड्यूसेस ट्यूमर फॉर्मेशन। ओन्कोजिन वो जीन्स होते हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं अगर ये ओवर ओवर रिएक्टिव हो जाएं। एग्जाम्पल RAS, MYC, SRC जीन्स। ऑप्शन थर्ड है आपका ट्रेटोजन्स, रिजल्ट्स इन डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज। टेट्राजीन्स वो सबस्ट्रेट होते हैं जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करके बर्थ डिफेक्ट कॉज करती हैं, जैसे थैलिडोमाइड, अल्कोहल, रिटोइनिक एसिड। ऑप्शन डी इज इथाइल मीथेन सल्फोनेट। तो इथाइल मीथेन सल्फोनेट क्या फंक्शन होता है, एल्कलाइटिंग एजेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। आ गया समझ में। क्लोस्टोजन कॉजेस फ्रेगमेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम, ऑन्कोजन इंड्यूस ट्यूमर फॉर्मेशन, टेट्रोजन रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज, इथाइल मीथेन सल्फोनेट EMS एल्केनाइटिंग एजेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not used as a seed inoculant for cereal crops? तो ये समझते हैं सीड इनोकुलेट क्यों होता है। सबसे पहले सीड इनोकुलेट क्या होता है। सीड इनोकुलेंट इज अ प्रिपरेशन containing beneficial microorganisms that enhance plant growth, often by fixing nitrogen or promoting nutrients uptake। यानी कि सीड इनोकुलेंट एक प्रिपरेशन होता है जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स को कंटेन करता है, जो प्लांट ग्रोथ इनहेंस करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं या न्यूट्रिएंट अपटेक को प्रमोट करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया था एजिटोबैक्टर, ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सही है, ये एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो सीरियल जैसे व्हीट, मेज, राइस के लिए यूजफुल होता है। सेकंड है राइजोबियम, ये ऑप्शन गलत है, नॉट यूज फॉर सीरियल्स। ये एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो लिग्यूम्स यानी कि पीज, बीन्स, अल्फा के साथ रिलेशनशिप बनाकर नाइट्रोजन फिक्स करता है। ये सीरियल्स क्रॉप के लिए इफेक्टिव नहीं है। ऑप्शन थर्ड है बैसिलस पॉलीमाइक्सन, ये भी सही है, ये भी यूज्ड होता है एज अ सीड इनोकुलेंट। ये एक फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है जो प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी सही है, ये बैक्टीरिया सीरियल्स क्रॉप में ग्रोथ प्रमोट करने के लिए यूज होता है। तो इसमें आपको इनकरेक्ट बताना था या फिर नॉट यूज नहीं होता था, वो आपका है राइजोबियम। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement about linkage is incorrect?
genes linked on the same chromosome segregate together. Frequency of crossing over is proportional to the distance between two linked genes. Chromosome maps also provide information about linked genes. Linked genes assort independently. इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है लिंकेज होता क्या है। जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं तो वो एक साथ इनहेरिट होने की टेंडेंसी दिखाते हैं। आई बात समझ में? जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे तो वो एक साथ इनहेरिट होने की टेंडेंसी दिखाएंगे। ये मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल का एक्सेप्शन है। अब इसमें ऑप्शन 1 पूछा गया है। ऑप्शन 1 बताया गया है लिंक्ड जीन सेम क्रोमोसोम पर होते हैं और एक साथ इनहेरिट होते हैं, तो सिर्फ क्रॉसिंग ओवर होने पर ही ये जीन सेपरेट हो सकते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू लिंक जीन। क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी जीन्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। अगर जीन्स एक दूसरे से दूर है तो क्रॉसिंग ओवर होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर जीन्स एक दूसरे के पास है तो क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम होते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। फिर इसमें बताया गया है ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम मैप्स आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट लिंक जीन, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी है लिंक जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। लिंक जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते क्योंकि वो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं और एक साथ इनहेरिट होते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि डी। डी आपका इनकरेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला पूछा गया है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज CO2 ओनली। फर्मेंटेशन इन्वॉल्व्स एन इंटरनल इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर्स। द एनर्जी yielded in anaerobic respiration and fermentation is same। पहला पूछा क्या था एनारोबिक रेस्पिरेशन और इलेक्ट्रॉन टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज CO2 ओनली। ये इनकरेक्ट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का यूज करता है। नाइट्रेट सल्फेट और CO2 एनारोबिक रेस्पिरेशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो सकते हैं। सिर्फ CO2 मिथेनोजेनेसिस प्रोसेस में एक्सेप्टर होता है लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए सिर्फ एक एक्सेप्टर नहीं होता। सेकंड है फर्मेंटेशन इन्वॉल्व्स एन इंटरनल इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फर्मेंटेशन में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक पायरुवेट या एसिटाल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करते हैं। फर्मेंटेशन एक इंटरनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का यूज करता है पर ये इनऑर्गेनिक नहीं होता। ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है CO2 और H2O में। तीन मेजर स्टेप होते हैं ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें O2 फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये करेक्ट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में एनर्जी यील्ड का देखना है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा ATP बनता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का यूज करता है। फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP बनता है क्योंकि ATC का यूज नहीं करता। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी मैंने आपको अभी आंसर क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे के क्वेश्चंस आपके लिए जल्दी लेके आऊंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और हो सके तो एक दो बार अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। ओके बाय बाय।